आप सभी लोगों का सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी पर वेलकम है। आज हम टॉपिक थ्योरी ऑफ कॉस्ट को अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम आज का चैप्टर हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम जो है थ्योरी ऑफ कॉस्ट, कंसेप्ट ऑफ द कॉस्ट, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, ये सब इंक्लूड करेंगे। तो ये टॉपिक हमारा आज के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करिएगा। थ्योरी ऑफ द कॉस्ट, तो थ्योरी ऑफ द कॉस्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे कास्ट की। किसकी? कास्ट की। एंड प्राइस की। किसकी? प्राइजेस की। पहले बात करेंगे कास्ट की, दूसरी बात करेंगे प्राइजेस की। तो व्हाट इज द कास्ट? कास्ट क्या होता है? कास्ट को हम जनरली भाषा में बोलते हैं कि जब हम किसी प्रोडक्शन के लिए मार्केट में जाते हैं और उस मार्केट में उस प्रोडक्शन को फाइनलाइज करने के जो इनपुट, जो रिसोर्सेस हम परचेज करते हैं, तो उसकी जो वैल्यू होती है, जो मार्केट जाते हैं और किसी मार्केट जाकर किसी प्रोडक्शन को फाइनलाइज करने के लिए जाके हम पर्टिकुलर एक इनपुट, एक रिसोर्सेज को परचेज करते हैं, तो उसकी एक वैल्यू होती है। उस वैल्यू को हम डिनोट करते हैं कास्ट से। उस वैल्यू का डिनोट करते हैं कास्ट से। तो हम इसे बोल देखते हैं कि द वैल्यू ऑफ द इनपुट। क्या बोलते हैं? द वैल्यू ऑफ द इनपुट इज कॉल्ड द कास्ट। क्या होगा? द वैल्यू ऑफ इनपुट इज कॉल्ड कास्ट। क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड कास्ट। देन हम बात करेंगे प्राइजेस की। ये प्राइजेस क्या होती है? ये तो बात हमने की है कि जब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन को करने के लिए, उसे फाइनलाइज करने के लिए, उसको अंतिम परिणाम तक ले जाने के लिए जब भी हम मार्केट से उसके लिए इनपुट रिसोर्सेज को परचेज करते हैं, उस वैल्यू को हम बोलते हैं कास्ट। जब वो प्रोडक्शन अंतिम परिणाम में फाइनलाइज हो जाती है, वो पूर्ण रूप से क्या होता है? कंप्लीट हो जाती है, तो उस प्रोडक्शन को जब हम मार्केट में सेलिंग के लिए लाते हैं, किसके लिए लाते हैं? सेल करने के लिए लाते हैं, तो उसकी जो वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं प्राइस। समझने की बात ये है कि मान लो आपके पास कोई पर्टिकुलर लैंड है, आप उसमें व्हीट की कल्टीवेशन करना चाहते हैं, ठीक है। आपने 1 हेक्टेयर में व्हीट की कल्टीवेशन किया, तो उसमें से क्या हुआ? आपको कल्टीवेशन करने के लिए उसमें कुछ इनपुट रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ेगी। क्या आपकी इनपुट रिसोर्सेज हो सकती है? आपकी सीड हो सकता है, आपका फर्टिलाइजर हो सकता है, ठीक है, आपके इंसेक्टिसाइड होता है, पेस्टिसाइड हो सकता है, इरिगेशन चैनल से आपके लिए वाटर रिसोर्सेज भी हो सकता है। तो उनको रिसोर्सेज को आपको प्रोडक्शन में जब अप्लाई करते हैं तो उनके लिए आप क्या एक वैल्यू पे करते हैं, तो उस वैल्यू को हम बोलते हैं कास्ट बोल देते हैं। जब वो पूरा प्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है, ड्यूरेशन द पीरियड कंप्लीट एकदम, तो उसमें से कुछ आउटपुट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? आउटपुट प्राप्त होता है। आउटपुट हमारा क्या होगा? व्हीट की कंडीशन में हमारा वो जो उसका ग्रेन होगा, क्या होगा? व्हीट का ग्रेन होगा और उसका स्ट्रा होगा। तो हम उसको क्या करते हैं? व्हीट के ग्रेन को मार्केट में जाते हैं और उसको एक निश्चित प्राइस पर मार्केट में सेल करते हैं। तो जो उसकी वैल्यू होती है, उस प्रोडक्ट की वैल्यू होती है, तो उसे हम बोल देते हैं प्राइजेस। ये डिफरेंट रखना, ठीक है। प्राइजेस जो होता है वो आपका होता है द वैल्यू ऑफ आउटपुट। द वैल्यू ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड प्राइस। प्राइस क्या बोलते हैं? प्राइस बोलते हैं। द वैल्यू ऑफ द इनपुट इज कॉल्ड द कास्ट। इन दोनों को समझ के रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ कास्ट। तो हमारे कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने कास्ट की थ्योरी को डिफरेंट कॉन्स्टेंट पर अपना डिफिनेशन दी है। उन्होंने कास्ट को किसी को मतलब कास्ट को नॉमिनल कास्ट बोला, कभी मनी कास्ट बोला, कभी रियल कास्ट बोला, कभी अपॉर्चुनिटी कास्ट बोला, कभी इकोनॉमिक कास्ट बोला, ठीक है। तो क्या हुआ? अलग अलग इकोनॉमिस्ट मतलब डिफरेंट इकोनॉमिस्ट अलग अलग कॉन्स्टेंट, डिफरेंट कॉन्स्टेंट में कास्ट को डिफाइन किया। क्या किए? कास्ट को डिफाइन किए। तो हम कुछ कास्ट को यहाँ पे उनके कॉन्स्टेंट के अनुसार पे अध्ययन करेंगे। जो पहला हमारा पूछा जाता है नॉमिनल कास्ट। क्या होता है? नॉमिनल कास्ट। फर्स्ट चीज क्या है हमारा? नॉमिनल कास्ट। इसी को हम बोल देते हैं मनी कास्ट अथवा OR मनी कास्ट। क्या बोल देते हैं? इसी को हम बोल देते हैं मनी कास्ट, नॉमिनल कास्ट अथवा मनी कास्ट।
ये कास्ट क्या होता है? देखो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट डिफरेंट कंस्टेंट पर अपनी अपनी डिफाइन किए, अपनी अपनी अवधारणा दी है कि नॉमिनल कास्ट को मनी कास्ट को हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो जो हमारा नॉमिनल कास्ट क्या होता है, इन्होंने कुछ इकोनॉमी डिफाइन किया, द नॉमिनल कास्ट, ठीक है, द नॉमिनल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिफर टू प्रोडक्शन ऑफ द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ आउटपुट। जो नॉमिनल कास्ट होता है, द नॉमिनल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिफर्स टू कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ द आउटपुट। कहने का मतलब होता है कि जो कास्ट, समझो बात को, जो कास्ट हम एक यूनिट प्रोडक्शन के लिए लगाते हैं, जो कास्ट हम एक यूनिट प्रोडक्शन के लिए लगाते हैं, कब लगाते हैं? एट द, समझना बात को, एट द करेंट मार्केट प्राइजेस, एट द करेंट मार्केट प्राइजेस। मतलब किसी एक यूनिट प्रोडक्शन के लिए जब हम उसमें कास्ट इन्वॉल्व करते हैं, कास्ट लगाते हैं, और उस समय जो कास्ट होती है, जब वो करंट मार्केट प्राइस जो हो, मान लो 20 रुपये किलो की मिल रही है, या वो 25 या 25 रुपये किलो की मिल रही है, या 30 रुपये या 30 रुपये की मिल रही है, तो उस समय जो कास्ट होती है, समझो कोई इसमें लॉजिक नहीं है, बस एक प्रकार से कॉन्स्टेंट के अनुसार से डिफाइन किया गया है। जो नॉमिनल कास्ट हो, जो मनी कास्ट होगा, उसे उस सिचुएशन पर, उस ड्यूरिंग ऑफ द पीरियड पर बोलेंगे जब हम किसी एक यूनिट प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, जब किसी एक यूनिट प्रोडक्शन के लिए जब हम कास्ट को इन्वॉल्व करते हैं, और जब वो कास्ट को हम लगाते हैं, उसको वैल्यू लगाते हैं, तो उसे किस समय, जो उस समय करंट में प्राइस है, वो 20 रुपये किलो है, 30 रुपये किलो है, 25 रुपये किलो, उसे हम बोल देते हैं करंट मार्केट प्राइस पर बोल देते हैं नॉमिनल कास्ट या मनी कास्ट। क्या बोलते हैं? नॉमिनल कास्ट या मनी कास्ट, ठीक है, अंडरस्टैंड हो। इसके बाद जो दूसरी कास्ट आती है आपकी, वो आपकी रियल कास्ट। क्या बोलती है? रियल कास्ट बोल देते हम। ये कास्ट क्या होती है? इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, जो तुम्हारी होते हैं द कास्ट ऑफ द इनपुट, जो होता है द कास्ट ऑफ द इनपुट एंड इनपुट सर्विस आर एक्सप्रेस इन द कांस्टेंट प्राइस। किसमें होता है? कांस्टेंट प्राइस। जो कास्ट कि इनपुट, जो कास्ट ऑफ द इनपुट सर्विस, या तो इनपुट हो या इनपुट सर्विस की जो वैल्यू होती है, हम तो उसे कास्ट ही बोलेंगे, तो वो जब कांस्टेंट प्राइस पर हो, जब उसे हम कांस्टेंट प्राइस पर अप्लाई करते हैं। सपोज दैट आप कोई कल्टीवेशन कर रहा है, या कोई आप इंडस्ट्री या फर्म में है, ठीक है, आपको इनपुट लेके आते हैं प्रोडक्ट को फाइनलाइज करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए। मान लो वो वस्तु आपको 20 रुपये किलो की मिल रही है, आप फर्दर फिर गए, तब वो 20 रुपये किलो, जब वो फर्दर 20 रुपये किलो कई समय तक मिलती है, तो उसे हम बोल देते हैं रियल कॉस्ट। मतलब वो इस समय उसकी में कोई प्राइस, उसके कोई कॉस्ट में, मतलब उस इनपुट के प्राइजेस में, समझो बात को, उसकी इनपुट के प्राइजेस में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, और उसे हम बार बार परचेज करके अपने इंडस्ट्री के प्रोडक्शन के लिए उसे क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं, उसे इन्वॉल्व करते हैं, उसे बोलते हैं रियल कास्ट, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो बोलते हैं सी, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इसे हम बोलते हैं सी में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसे थोड़ा सा टिक करके रखना, ये एग्जाम ड्यूरेशन में बहुत ही पूछा जाता है कि व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कास्ट, क्या होती है। तो अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होती है, इसने इकोनॉमिस्ट ने डिफाइन किया है, हमारे कुछ इकोनॉमिस्ट ने इसको डिफाइन किया है। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ द रिटर्न। क्या बोलते हैं? द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज वैल्यू ऑफ द रिटर्न सेक्रीफाइड या फोरगॉन फ्रॉम द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव एक्टिविटीज। समझो बात को, जो मतलब आपकी जो वैल्यू ऑफ रिटर्न होती है, कॉस्ट की होती है, आप क्या उसे सेक्रीफाई करते हैं, क्या करते हैं? आप उसको चेंज करते हैं, सेक्रीफाई करते हैं, उसे फोरगेन करते हैं। मतलब आप कहीं से कोई चीज़ हायर कर रहे हैं, कोई चीज़ आप परचेज कर रहे हैं, तो उसके जगह हम क्या करते हैं? आप अपना आउन रिसोर्सेस यूज करते हैं। जैसे आप बाहर से जाते हैं, आप जो है हायर लेबर करके लाते हैं, हायर लेबर लिए, आप हायर लेबर ना उसके जगह लगा के जब आप अपने फैमिली लेबर यूज करते हैं, तो उसे हम बोल देते हैं अपॉर्चुनिटी का। जब आप कभी बाहर से जाके बुलक लेबर लेके आते हैं, हायर बुलक लेबर लेके आते हैं, अगर आप हायर बुलक लेबर को सेक्रीफाई कर दें, उसको मतलब क्या है? रिमूव कर, उसके जगह में आप अपने स्वयं के जो बुलक लेबर यूज करते हैं, आउन बुलक लेबर यूज करते हैं, या आउन मशीनरी यूज करते हैं, उसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब जो अपना स्वयं का आउन रिसोर्सेज होता है, उसे हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी का। तभी बोलते हैं कि कास्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द रिटर्न सेक्रीफाइड करता, फोरगेन करता, कहाँ से? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव एक्टिविटीज का मतलब क्या है? कि हमारे पास एक प्रकार की अपॉर्चुनिटी है, उस फार्मर के पास, उस प्रोड्यूसर के पास क्या है? एक प्रकार की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि वो क्या है, अगर बाहर से कोई हायर लेबर नहीं मिला, तो अपनी वो कास्ट को, अपनी वो कास्ट मतलब ह्यूमन लेबर, बुलक लेबर अगर उसके पास है, समझो, अगर उसके पास है, तो हम उसे बोल देते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और जब स्वयं के पास आउन रिसोर्सेज होते हैं, तो क्या करता है? द फार्मर फार्मिंग डू नॉट हैव टू पे आउन देयर आउन रिसोर्सेज। क्या होता है? द फार्मर फार्मिंग डू नॉट हैव टू पे देयर आउन रिसोर्स। वो अपने देयर आउन रिसोर्स का क्या होता है? पे नहीं करता, पैसा नहीं देता है, वो उस कॉस्ट को इन्वॉल्व कर लेता है, उसे
उसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोलते हैं उसे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये कभी भी पूछ लेता है, इसमें क्या लिख के आता है, चीज़ को ध्यान देना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में लिख के आएगा, अगर आपको बहुत सिंपल भाषा में पूछेगा तो ये पूछेगा नेक्स्ट बेस्ट अल्टर, ठीक है, इसी के नीचे है अल्टरनेटिव एक्टिविटीज। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव एक्टिविटीज इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी। और जो इसके अंतर्गत एग्जाम्पल आते हैं, एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे आपका हो सकता है ऑन रिसोर्सेज। ऑन रिसोर्स में क्या होता है, फैमिली लेबर, ठीक है, ऑन बुलक लेबर, ऑन बुलक, ठीक है, ऑन बुलक हो गया। इसके बाद तुम्हारा क्या हो गया, ऑन मशीनरी। मतलब आपके पास जब फैमिली लेबर हो, आपके पास जब ऑन बुलक लेबर हो, ठीक है, और आपके पास जब ऑन मशीनरी हो, उस पर क्या होता है, इसमें जो है प्रोड्यूसर फार्मर अपना पैसा इसके लिए पे नहीं करता है, उसे हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। इसके बाद जो पूछा जाता है इकोनॉमिक कॉस्ट। क्या पूछा जाता है, इकोनॉमिक कॉस्ट, ठीक है। फोर्थ चीज, तीन हो गए आपके, नॉमिनल कॉस्ट, मनी कॉस्ट, रियल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये जो आपको फोर्थ चीज है इसे बोलते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट। क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक कॉस्ट। ये दो भागों में डिवाइड किया जाता है इकोनॉमिक कॉस्ट। दे आर डिवाइडेड टू पार्ट। फर्स्ट इज द एक्सप्लिसिट कॉस्ट, EXPLICIT, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। सेकेंड इज द इम्प्लिसिट कॉस्ट। देखो यहाँ पे एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो यहाँ पे एक्स और इनसे आप डिफाइन कर सकते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब एक्स में होता है, क्या होता है, बाहर, आउटसाइड। इम्प्लिसिट कॉस्ट में तो क्या होता है, इनसाइड, मतलब अंदर, जो हम अपने ऑन रिसोर्सेज, जो अंदर का, जो अपने पास स्वयं के रिसोर्सेज होता है, ऑन रिसोर्स होते हैं, उस कैटेगरी में इम्प्लिसिट कॉस्ट रखते हैं। जब हम कहीं बाहर जाकर किसी इनपुट को हायर करते हैं या परचेज करते हैं तो उसे हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो यह इकोनॉमिक कॉस्ट बोलते हैं। जैसे हम इसे बोल देते हैं द इंटरप्रेन्योर इंक्लूड द पेमेंट मेड बाय द इंटरप्रेन्योर, ठीक है, या सम कॉस्ट इंक्लूड पेमेंट मेड बाय द इंटरप्रेन्योर फॉर द हायरिंग एंड परचेजिंग, फॉर द हायरिंग एंड परचेजिंग पेड टू द वैल्यू ऑफ द कॉस्ट इज कॉल्ड द एक्सप्लिसिट कॉस्ट। बट इन द केस ऑफ द इम्प्लिसिट कॉस्ट में क्या होता है, द प्रोड्यूसर द इंटरप्रेन्योर डू नॉट हैव टू पे द कास्ट, ठीक है, डू नॉट हैव टू पे टू द कास्ट। ना यह तो कह सकते हो वो बाहर से जब रिसोर्सेज या परचेज करने के लिए हायर नहीं करता है, जब वो किसी कमोडिटी को या इनपुट को हायरिंग नहीं करता या परचेज नहीं करता, तो उसे बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। मेन चीज़ ये क्या होता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट जो तुम्हारा होता है ये आपका ऑन रिसोर्सेज में आ जाता है। ये एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरह है, ठीक है। किस में आ जाता है, जब आप ऑन रिसोर्सेज के लिए देते हैं, किसके लिए, ऑन रिसोर्सेज। ये क्या होता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ये तो आपका हायर में लाएंगे, किस में लाएंगे, या तो आप हायरिंग करेंगे या तो आप उस किसी कमोडिटी को परचेजिंग करेंगे। क्या करेंगे, परचेजिंग करेंगे, ठीक है। तो हम इसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट। आप में हमेशा ये पूछा जाता है एक्सप्लिसिट क्या होता है, जो इंटरप्रेन्योर होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, वो क्या होता है, वो पेड द पैसा, क्या करता है, पैसे को पे करता है किसी भी इनपुट की वैल्यू को परचेज करने, क्या करता है, वो पैसा मतलब पेड करता है। और इसी को हम बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, इसी के नाम से बोल देते हैं पेड आउट कॉस्ट। क्या बोलते हैं, पेड आउट कॉस्ट, ठीक है। इसी को बोल देते हैं कैश कॉस्ट, कैश कास्ट। कहने का मतलब ये है कि जब एक्सप्लिसिट कॉस्ट से बोलते हैं, जब हम बाहर जाएंगे, हम जो हायर करेंगे, परचेजिंग करेंगे इनपुट का अपने प्रोडक्शन के लिए, तो हम उसे बोलते हैं पेड आउट, पैसा पे करना पड़े, इसलिए पेड आउट कॉस्ट बोल देते हैं। उसे कैश के माध्यम से पैसा देते, उसे नाम से कैश कॉस्ट बोल देते हैं। हम उसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट
इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, ये अपना ऑन रिसोर्सेज होता है, सेम टू सेम एकदम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरह होता है, ठीक है। पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम इसलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, बाई चांस अगर आपको मार्केट में लेबर नहीं मिल पा रही, या आपको मार्केट में सीट नहीं मिल पा रहा है, आपके मार्केट में मशीनरी नहीं मिल पा रही, अगर आप अपने पास अगर मशीनरी रख रखें, अगर बाहर से नहीं हो पा रहा, तो आप अपने इनपुट को, अपने रिसोर्स को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, या उसे रिपेयरिंग करके बाद में यूटिलाइज में ला सकते हो, उसे बोल देते हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब हमारे पास एक प्रकार की कॉस्ट है, हम अपनी हाई लेवल को यूज नहीं करना चाहते, हम बाहर से वो अपना ऑन रिसोर्सेज को यूज नहीं करना सकते, फैमिली लेबर को यूज नहीं कर सकते, तो हम बाहर से हाई लेबर करके लाते हैं और उसे क्या करते हैं, आप अपना इसमें एक्सप्लिसिट कॉस्ट में लगाते हैं। बट अगर आप एक्सप्लिसिट उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में अगर आप हाई लेवल को रिमूव कर देते हैं, और जब आप अपना फैमिली लेबर यूज करते हैं, तो हम उसे बोल देते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो सेम टू सेम तुम्हारा इम्प्लिसिट कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कोई खास अंतर नहीं, वो भी आपका ऑन रिसोर्स होता है, वो भी आपका ऑन, बस एक कंसेप्ट और कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में हो जाता है, पर एकदम क्लियर है एक्सप्लिसिट। जब हम मार्केट में जाते हैं प्रोडक्शन के लिए, जब कोई इनपुट परचेज करते हैं प्रोडक्शन फाइनलाइज करने के लिए, उसे हायरिंग करेंगे या परचेजिंग करेंगे, तो उसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जिसे हम बोलते हैं पेड आउट कॉस्ट। क्या बोलते हैं, पेड आउट कॉस्ट, या अथवा कैश कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अथवा कैश कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ थ्योरी ऑफ द कॉस्ट में कुछ कॉन्टेस्ट रहे कि मतलब आपका नॉमिनल कॉस्ट, मनी कॉस्ट, रियल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट में कुछ डिफाइन किया गया है। तो कुछ इकोनॉमिस्ट अपने अपने उदाहरण दिए। इसके बाद बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में या आपके इंडस्ट्री में, आपके फर्म में उन कास्टों का एनालाइज किया जाता है, डिटरमिन किया जाता है, किसके लिए, आउटपुट लेवल के लिए, कि आप उस कास्ट को कहाँ तक इन्वॉल्व करें ताकि आपका जो आउटपुट रहे वो राशनल स्टेज में रहे। कहाँ तक, राशनल स्टेज में, मतलब आप अपना इनपुट रिसोर्स अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो जो आपका आउटपुट प्राप्त हो तो उसके कंपेरिजन में क्या हो, किसी प्रकार के राशनल हो, कि मतलब जितना पैसा लगा रहे हैं उससे कुछ ज़्यादा रुपए हमारा वापस में रिटर्न में आ जाए। तो उसको अध्ययन करने के लिए हम पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। क्या पढ़ते हैं, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और जो आने वाला चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट, पर आपको ये ध्यान, इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इसमें आपको इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट को खास कर ध्यान देना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट एक ही तरह है, ठीक है। बट तुम्हारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, जब बाहर से आप हायर करके या परचेजिंग करके इनपुट रिसोर्सेज को अपने प्रोडक्शन के लिए, अपने फर्म इंडस्ट्री के लिए उसको लाते हैं, तो उसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट, और उसे बोलते हैं पेड आउट कॉस्ट या कैश कॉस्ट, ठीक है। कोई डिफिकल्ट नहीं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ कास्ट। क्या पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ कास्ट। देखो कंसेप्ट ऑफ कास्ट हम 7 प्रकार के हम कास्ट को कैटेगराइज करते हैं। कितने प्रकार, 7 टाइप से हम कास्ट को कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं, फर्स्ट इज जो होता है आपका पहला फिक्स्ड कास्ट, ठीक है। जो आपका सेकेंड इज है वेरिएबल कास्ट, वेरिएबल कास्ट, ठीक है। और जो आपका सी है वो आपका होता है टोटल कास्ट। और जो आपका डी है वो होता है आपका, इसे बोलते हैं एवरेज फिक्स कास्ट। यहाँ पे लिख लीजिए एवरेज फिक्स्ड कास्ट, ठीक है। इसको हम AFC भी बोलते हैं, शॉर्टकट में एवरेज फिक्स कास्ट को AFC भी बोल देते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो पांचवा है उसे बोलते हैं एवरेज वेरिएबल कास्ट। तो यहाँ पे एवरेज फिक्स की जगह में आपको कर देना वेरिएबल, क्या रख देना है, वेरिएबल कास्ट कर देना, ठीक है। आपका जो 6 आएगा हम उसे बोलते हैं एवरेज टोटल, हम उसे बोलते हैं एवरेज कास्ट बोलते हैं, या अथवा में, ठीक है, OR में एवरेज टोटल कास्ट, ये सेम है। एवरेज कास्ट या अथवा में एवरेज टोटल कास्ट क्या है, एज इक्वल है, ठीक है। तो हम इसको बोल देते हैं क्या, एवरेज कास्ट, या इसी में लिख सकते हैं एवरेज टोटल कास्ट। ध्यान देना इसको, एवरेज कास्ट और एवरेज टोटल कास्ट का इक्वल होते हैं, तो इसे हम एवरेज कास्ट बोलते हैं, अथवा में एवरेज टोटल कास्ट बोलते हैं। जो लास्ट चीज होता है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, पूछे तो सभी जाते हैं पर ये कुछ ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। क्या, ये कुछ ज़्यादा ही पूछा जाता है। इसे हम बोलते थे 7वां कंसेप्ट ऑफ द कॉस्ट, इसे बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट,
इसी के अनुसार से हम जो है अपने इनपुट लेवल को बहुत अच्छी तरह से क्या होता है एनालाइज करते हैं, डिटर्मिनेट करते हैं। इसे बोलते हैं शॉर्टकट में मार्जिनल कॉस्ट को EMC भी बोला जाता है। ठीक है, तो कुछ प्रकार के 7 कास्टों को कैटेगराइज किया गया है, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। क्या होगा? फिक्स्ड कॉस्ट। देखो ये नाम से बता रहा है फिक्स्ड कास्ट। कास्ट आपको डिफाइन किया गया है द वैल्यू ऑफ द इनपुट। क्या बोला? द वैल्यू ऑफ द इनपुट इज कॉल्ड द कास्ट। कोई ऐसे इनपुट या इनपुट सर्विस की जो वैल्यू होती है, वैल्यू क्या है मतलब उसको कितना पैसे में खरीदा जा सकता है, उसकी वैल्यू क्या है, तो उसे हम बोल देते कास्ट। अब यहाँ पे बात आती है फिक्स्ड की। तो फिक्स्ड क्या है? मतलब नॉट चेंजिंग, मतलब वो चेंज होने वाला, रूपांतरित होने वाला नहीं, जो फिक्स्ड है। तो इसमें क्या होता है? द फिक्स्ड कॉस्ट होता है द फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन द सेम रिस्पेक्ट टू लेवल ऑफ द प्रोडक्शन। क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन द सेम, द फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन द सेम। ठीक है, और लेवल ऑफ द प्रोडक्शन पर क्या होता है? इरेस्पेक्टिव होता है। रिलेशनशिप कैसे बनाता है? इरेस्पेक्टिव होता है, नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो क्या बोलते हैं? इसको हम फिक्स कास्ट बोल देते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप को प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आप अपर 1 हेक्टेयर में, समझो बात को, अगर आप 1 हेक्टेयर में इनपुट अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें कुछ फिक्स कॉस्ट होती है, तो वो निर्धारित होती है। उसमें आप चाहे 1 हेक्टेयर में चाहे 25 कुंटल का क्रेन उत्पादन करें तो वो उतना ही लगेगा। अगर आप उसमें 35 कुंटल का उत्पादन कर रहे हैं तो उसकी फिक्स उतनी ही लगेगी। ठीक है, वो डिफर नहीं करती है, तो इसे बोलते हैं फिक्स कास्ट। क्या बोलते हैं? फिक्स कास्ट। एक बार डिफिनेशन भी आपको डिफाइन कर देता हूँ। द फिक्स कॉस्ट रिमेनिंग द सेम इरेस्पेक्टिव चेंजिंग द लेवल ऑफ द प्रोडक्शन। इरेस्पेक्टिव मतलब क्या होता है कि वो लेवल ऑफ प्रोडक्शन के बाद क्या होता है? चेंज नहीं होता। ये तो आप बोल सकते हैं द चेंज डू नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ द प्रोडक्शन, डू नॉट चेंज द कॉस्ट डू नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ द प्रोडक्शन इज कॉल्ड द फिक्स कॉस्ट। द कॉस्ट डू नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड द फिक्स कॉस्ट। हम फिक्स कॉस्ट को कई नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप फिक्स कॉस्ट में देखिए एग्जाम्पल क्या होता है। फिक्स कॉस्ट में आपका एग्जाम्पल क्या होता है? फिक्स कॉस्ट में क्या होता है? आपका एग्जाम्पल क्या होता है? सबसे पहले आपका आएगा टैक्स। ठीक है, टैक्स को आपको डिफाइन कर रहे हैं, आपका सेस आ जाता है, जिसे चुंगी बोलते हैं। डिप्रिसिएशन। ठीक है, ये अभी बात कर रहे हैं फिक्स कॉस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत हो, किसकी बात कर रहे हैं? फिक्स कॉस्ट की बात कर रहे हैं। इसके अंदर टैक्स हो जाता है, सेस हो जाता है, डिप्रिसिएशन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका क्या आएगा? इंश्योरेंस। आप मान लीजिए, मानना क्या है ही है, इंश्योरेंस हो गया। इसके बाद क्या है? फिक्स कॉस्ट में आपका सैलरी पर्सन भी होता है। क्या होता है? सैलरी पर्सन होता है, सैलरी पर्सनल। ठीक है, तो कुछ फिक्स कॉस्ट के अंदर कुछ कॉस्ट आता है, जैसे टैक्स होता है, सेस होता है, डिप्रिसिएशन होता है, इंश्योरेंस होता है, सैलरी होता है, पर्सनल, सैलरी पर्सनल वर्किंग। ये क्या है साथ में? सैलरी पर्सनल वर्किंग। तो आपको बताया गया फिक्स कॉस्ट का होता है वो लेवल ऑफ प्रोडक्शन, जैसे मान लो व्हीट का प्रोडक्शन है, राइस का प्रोडक्शन है, या फर्म में या इंडस्ट्री में कोई भी किसी चीज़ का प्रोडक्शन, प्लास्टिक प्रोडक्शन है, किसी भी चीज़ का आप प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके साथ में क्या टैक्स होता है? फिक्स होता है। इंडस्ट्री का, फर्म का क्या होता है? टैक्स फिक्स। अगर आपके पास 1 हेक्टेयर लैंड है, सपोज दैट आप अपने फर्म में आ जाए, एग्रीकल्चर में बात करते हैं, अगर आपके पास 1 हेक्टेयर लैंड है, आप 1 हेक्टेयर लैंड के लेकर एक टैक्स आता है। ठीक है, वो क्या होता है? टैक्स आता है, तो आप उसको पे करते हैं। तो क्या होता है? हर साल फिक्स आते हैं। वो क्या आता है? डिफर नहीं करता कि आप कितना प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, कि आप व्हीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो शायद 1 हेक्टेयर में 30 कुंटल भी एक सीजन में आ जाता है, अगले साल हो सकता है शायद 45 कुंटल, अगले साल ऐसा होता है कि आपको 20 कुंटल मिलता है या 10 कुंटल मिलता है कभी आपदा के कारण। तो उसमें क्या टैक्स तो आपका फिक्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो टैक्स आपको फिक्स ही देना पड़ेगा। ऐसे आपका सेस भी होता है, चुंगी होते, इसे चुंगी बोला जाता है। तो ये भी क्या होता है? आपका लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ क्या होता है? फिक्स होता है। ये भी क्या होता है? चेंज नहीं होता है। लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होता है, फिक्स रहता है। इसके बाद डिप्रिसिएशन। हाँ, डिप्रिसिएशन किस चीज़ का डिप्रिसिएशन? तो डिप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आपके पास क्या है? मशीनरी है। क्या है? मशीनरी है। ठीक है, या आपके पास कोई इम्प्लीमेंट है। क्या है? इम्प्लीमेंट है। ठीक है, या इक्विपमेंट है। क्या है? क्या है? इक्विपमेंट है।
तो कुछ इस प्रकार के जो होते हैं डिप्रिसिएशन मशीनरी पर, इम्प्लीमेंट पर, इक्विपमेंट पर, तो हम उससे क्या डिप्रिसिएशन फिक्स होता है। हम हर साल आपके पास अगर मान लो कोई ट्रैक्टर है तो हर साल आपका डिप्रिसिएशन देते हैं कि हमें ट्रैक्टर पर एक साल में इतना काम देते हैं, तो आप उसमें से इतना खर्च करना आपको उसको निकालना ही निकालना कि भैया हमारे ट्रैक्टर के 20,000 रुपये पर ही के साथ हम उसमें खर्च करेंगे। उसका रिपेयरिंग, टायर चेंज कराना है, ठीक है, उसमें आप टायर चेंज कराएंगे, उसमें आप उसमें रिपेयरिंग कराएंगे, बहुत से एक्सेट्रा काम होते हैं। तो वो आपकी किस चीज़ में चला जाता है, डिप्रिसिएशन में चला जाता है। क्या में चला जाता है, डिप्रिसिएशन में चला जाता है। तो आपका मशीनरी भी हो जाता है, इंप्लीमेंट भी हो जाता है, इक्विपमेंट, जितने भी आपके फर्म में यूज करने वाले टूल्स हैं, जितने भी फर्म में आप यूज करने वाले टूल्स है, उन पे जो डिप्रिसिएशन होता है वो क्या होता है, फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं रहता, आप उसके लिए अलग से निकाल लेते हैं, ठीक है। इसके बाद भी क्या होता है, सैलरी पर्सनल वर्किंग। अगर आप मान लो अपने फर्म में या अपने इंडस्ट्री में अगर कोई व्यक्ति को रखे हैं, ठीक है, उसको रखें, तो आप उसे एक निश्चित प्राइस, उसको एक निश्चित वैल्यू पर रखें कि भैया आप हमारे फर्म में काम करिए, हम आपको 20,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से देंगे, ठीक। तो उसमें क्या होगा कि 20,000 रुपये आपको पर मंथ उसे देना ही देना, आपको उसके लेवल ऑफ प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है, आपका चाहे प्रोडक्शन हो या प्रोडक्शन ना हो, पर आप उसको फिक्स ही रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। आप अपने ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड के प्रोडक्शन में आपको उस पर्सन को फिक्स रुपये देना, तो वो आपको पैसा जा ही जा रहा है, वो लेवल ऑफ प्रोडक्शन से चेंज नहीं हो रहा। अब हम बार बार लेवल ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ये कह रहे हैं कि प्रोडक्शन क्या होता है कि आपका जैसे इनपुट आप डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, सीड डालते हैं, या आप कोई दूसरा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डालते हैं, तो अच्छा हाइब्रिड वैरायटी का सीड यूज करेंगे तो आपके प्रोडक्शन में चेंजिंग होता ही है। अगर आप पेस्टिसाइड डालते हैं, फर्टिलाइजर अच्छा क्वालिटी डालते हैं, तो आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। तो जब प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, जब वेरिएबल करते हैं, तो उस कैटेगरी में वेरिएबल कॉस्ट आ जाता है। क्या आ जाता है, वेरिएबल कॉस्ट में इंक्लूड हो जाता है। और जब ऐसे कॉस्ट होते हैं जो आपको प्रोडक्शन लेवल पर घटता ही नहीं बढ़ता, फिक्स ही रहता है, तो हम उसे बोलते हैं फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इम्प्लीमेंट एंड इक्विपमेंट। इम्प्लीमेंट क्या होते हैं और इक्विपमेंट क्या होता है, ठीक है। तो ये मान लो इम्प्लीमेंट जो आपके होते हैं, जो इम्प्लीमेंट होते हैं वो थोड़ा सा हैवी यंत्र होते हैं, जैसे आपका थ्रेसर हो जाता है, ठीक है, कल्टीवेटर होता है, रोटावेटर हो जाता है, ठीक है। तो जो थोड़ा हैवी यंत्र होते हैं उसको हम बोलते हैं इम्प्लीमेंट। इक्विपमेंट होते हैं जो छोटे छोटे से इक्विपमेंट होते हैं, टूल्स होते हैं, जैसे आपको खुरपी हो जाता है, ठीक है, दराती हो जाती है, जैसे हम हंसिया बोलते हैं, ठीक है, और बहुत से कटिंग चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उसे हम आते रहते हैं इक्विपमेंट में आ जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दो, फिक्स कॉस्ट जो होता है टैक्स, सेस, डिप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, सैलरी, पर्सन वर्किंग होता है, उसको हम फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। और फिक्स कॉस्ट क्या होता है, नॉट चेंज इन द लेवल ऑफ द प्रोडक्शन या रिमेनिंग द सेम इरेस्पेक्टिव लेवल ऑफ द प्रोडक्शन। ध्यान दें, एग्जाम में पूछ लेता है कि व्हिच ऑफ द कोस्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ, व्हिच ऑफ द कोस्ट, समझना, व्हिच ऑफ द कोस्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ द, व्हिच ऑफ द कोस्ट इरेस्पेक्टिव लेवल ऑफ द प्रोडक्शन। लेवल में क्या होता है, एक ऐसा लेवल, ये वाला लेवल, वो वाला लेवल मतलब लेबर वाला मजदूर है, ये लेवल या बी वाला लेवल ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जैसे आप मान 1 यूनिट कोई फर्टिलाइजर डाल रहा है तो 5 यूनिट प्रोडक्शन पड़ रहा है, जैसे आप दूसरी यूनिट प्रोडक्शन फर्टिलाइजर अप्लाई किए तो शायद 10 यूनिट आपका प्रोडक्शन हो जाता है। तो जो ये लेवल हो रहा है, ये जो चेंजिंग हो रहा है, एक लेवल में 5, दूसरे लेवल में 10, इसको हम लेवल बोलते हैं। तो लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, ये फिक्स रहता है, ठीक है। क्या रहता है, फिक्स रहता है, तो इसको बोलते हैं हम फिक्स कॉस्ट, ठीक है। फिर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा बना फिक्स कॉस्ट में, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनो। पहला पूछता है कि जो इरेस्पेक्टिव लेवल ऑफ द प्रोडक्ट, इरेस्पेक्टिव द कोस्ट, व्हिच ऑफ द कोस्ट इरेस्पेक्टिव लेवल ऑफ द प्रोडक्शन इज कॉल्ड द फिक्स कॉस्ट, व्हिच ऑफ द कोस्ट इरेस्पेक्टिव लेवल ऑफ द प्रोडक्शन इज कॉल्ड द फिक्स कॉस्ट, ठीक है। इसके बाद एक से एग्जाम्पल पूछ लेता है कि द व्हिच मतलब टैक्स, सेस, डिप्रिसिएशन, इक्विपमेंट, ठीक है, वो टैक्स, सेस, डिप्रिसिएशन ऑन द मशीनरी, इम्प्लीमेंट, इक्विपमेंट, इंश्योरेंस, सैलरी, पर्सनल वर्किंग, ये क्या होता है आपके फिक्स कॉस्ट के अंतर्गत आते हैं। इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, थोड़ा इंश्योरेंस समझिए, थोड़ा बताना भूल गए हैं। जैसे आप अपनी क्रॉप को क्या होता है, बीमा कराते हैं, सपोर्ट से आप अपने क्रॉप को बीमा कराते हैं, जैसे आप व्हीट कल्टीवेशन रबी सीजन में कर रहे हैं, व्हीट की क्रॉप आप रबी सीजन में करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, आप इंश्योरेंस का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो आपकी लॉन्च हुई है, तो हमारे बहुत से फार्मर हो गए जो उन क्रॉपों की इंश्योरेंस कराते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, एक निश्चित इंश्योरेंस का प्रीमियम देना पड़ता है। और प्रीमियम कितना है, तो आप जानते हैं रबी सीजन 1.5% का प्रीमियम है, ठीक है, कितना 1.5% का प्रीमियम है आपके लागत पर, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो ये होता है इंश्योरेंस। तो ये भी क्या होता है, फिक्स होता है। कोई भी फार्मर, कोई भी प्रोड्यूसर अपने क्रॉप को इंश्योरेंस कराता है तो उसे फिक्स इंश्योरेंस देना पड़ता है, उसे फिक्स प्रीमियम जमा करना, डिपॉजिट करना पड़ता है, तो हम उसे बोलते थे इंश्योरेंस बोलते हैं, ठीक है। जो मेन चीज़ है, जो आपका पूछने वाला चीज़ है, जो थर्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन याद बनेगा, फिक्स कॉस्ट रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ द प्रोडक्शन पूछ ले, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो फिक्स कॉस्ट है, समझो बात को, यहाँ पे देख लो, दिख रहा होगा, जो फिक्स कॉस्ट है उसको हम क्या क्या नाम से बोलते हैं, क्या क्या नाम, तो हम इसको डायरेक्ट कॉस्ट बोल देते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट बोल देते हैं, ठीक है। इसको हम
सन के कास्ट बोल देते हैं, ठीक है, इंटरेक्ट कास्ट बोलते हैं, सन के कास्ट बोल देते हैं, और इसके बाद तुम्हारे का ओवरहेड कास्ट बोल देते हैं, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ लेता है एग्जाम में। ओवरहेड कास्ट एग्जाम में पूछता है कि भैया सन कास्ट इज आल्सो नोन एज, आपको ऑप्शन में दे देगा फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, नॉन ऑफ दीज। तो अगर आप पढ़े होंगे कि सन कास्ट आपका ओवरहेड कॉस्ट, आपका इंटरेक्ट कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट क्यों बोला जाता है, तो आप आसानी से इजीली टिक कर लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ ही लेता है, एक आध दो क्वेश्चन इजीली पूछ लेता है इकोनॉमी से, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आपका तीसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, तीसरे क्वेश्चन कई क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो इसको पूछ सकता है, इसको पूछ सकता है, इसको पूछ सकता है, ठीक है। अब जो हम बात करते हैं इसी में, किसमें, फिक्स कास्ट में जो पूछ लेता है, हाँ, फिक्स कास्ट जो ग्राफ बनता है, ग्राफ आप देखिए। और एक चीज़ इसमें और पूछ लेता है, क्या पूछता है, द समेशन ऑफ द फिक्स कॉस्ट, द समेशन ऑफ द फिक्स इज कॉल्ड द टोटल फिक्स कॉस्ट। मतलब जितना भी कॉस्ट, जैसे आपका सेस था, डिप्रिसिएशन था, इंश्योरेंस था, पर्सनल सैलरी पर्सन, वर्कर पर्सन था, उसका जो होता है, जब हम उसे टोटल करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ द मैच्योरिटी ऑफ द क्रॉप, तो वो जो टोटल कॉस्ट हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस टोटल क्या बोलते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट। क्या बोलते थे उसको, टोटल फिक्स कॉस्ट बोलते थे। क्या बोलते थे, टोटल फिक्स कॉस्ट। तो हम इसे बोलते हैं समेशन ऑफ द फिक्स कॉस्ट, समेशन ऑफ द फिक्स कॉस्ट इज द टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो इस कभी कभी कुछ वो जैसे खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बताने के लिए इसमें ग्राफ बनता है। इसको मानते हैं एक्स एक्सिस, इसको मानते हैं आप वाई एक्सिस, आप जैसे जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डिनोट करते हैं जीरो से। तो हम इसको क्या होता है, रिलेशनशिप बनाते हैं। आप बार बार किस चीज़ की बात कर रहे हैं, लेवल ऑफ प्रोडक्शन की, लेवल ऑफ आउटपुट की, और उसकी कॉस्ट की, किसकी, चाहे फिक्स कॉस्ट हो या वेरिएबल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट हो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं आउटपुट, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है, फिक्स कॉस्ट है, ये क्या है, हम इसे मान लेते हैं फिक्स कॉस्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, अब मान लो आपका लेवल ऑफ प्रोडक्शन मान लो, यहाँ पे पहला फिक्स कॉस्ट आपको मान लो 10 रुपीज़ है, ठीक है। दूसरे में भी लेवल ऑफ प्रोडक्शन मान लो 10 है, दूसरे में भी 10 रहेगा, तीसरे में भी 10 रहेगा, फोर्थ में भी 10 रहेगा, फिफ्थ में 10 रहेगा, और सिक्स में भी 10 रहेगा। 10 क्या, 10 आप रुपीज़ मान लीजिए, एजम्पशन, एजम्पशन करिए कि जो 10 रुपीज़ है हर लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर क्या है, सेम है। इसलिए तो बोला गया है कि इन रिस्पेक्ट टू चेंज इन लेवल ऑफ प्रोडक्शन। मान लो आप आउटपुट लेवल पर देखिए, आप 5 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं, 5 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं, तो आपको 10 रुपये पे करना पड़ता है। अगर आप उस पर्टिकुलर लैंड पर अगर आप 10 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं, कि 10 यूनिट का आउटपुट का प्रोडक्शन, तो आपको 10 रुपये इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, ठीक है। अगर आप उसमें 15 यूनिट का अगर आप आउटपुट प्राप्त कर रहे हैं, तो आपको 10 रुपये इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, फिक्स कॉस्ट में। तो ये क्या होता है, ये लेवल क्या होता है, सेम रहता है। आप जिस भी लेवल पे जाएंगे, चाहे आप 5 यूनिट प्रोडक्शन करें, चाहे आप 10 यूनिट प्रोडक्शन करें, चाहे आप 15 यूनिट प्रोडक्शन करें, 15 यूनिट प्रोडक्शन, चाहे आप 20 यूनिट प्रोडक्शन, आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो हर लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर क्या रहेगा, ये लेवल ऑफ प्रोडक्शन है, हर लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर आपका क्या सेम रहेगा। क्या है, लेवल ऑफ प्रोडक्शन में आपका जो फिक्स कॉस्ट रहेगा वो सेम रहेगा। तो जो उसका जो फिक्स कॉस्ट की जो लाइन बनती है वो क्या जाती है, जैसे मान लो कि आप यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 मान लो, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 30 है। तो आपको क्या 10 ही रुपये पे करना फिक्स कॉस्ट, तो आप सीधा यहाँ पे क्या है, एक लाइन खिंचा दे, और जो ये लाइन होगी वो सब पर 5 रुपये पर ही 10 रुपये खर्च करना है, ठीक है। 10 यूनिट प्रोडक्शन, 10 यूनिट आउटपुट पर भी 10 यूनिट आउटपुट भाई आपको 10 रुपये खर्च करना है। अगर 15 यूनिट आप आउटपुट प्राप्त करते तो आपको 10 रुपये इन्वेस्टमेंट खर्च करना है। अगर आप 20 यूनिट आउटपुट प्राप्त करो तो आपको 10 रुपीज़ फिक्स कॉस्ट के रूप में खर्च करना है। तो ये हमारी लाइन क्या हो जाती है, ये हमारी हो जाती है फिक्स कॉस्ट। क्या हो जाती है, फिक्स कॉस्ट। या इसी को मान लो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, क्या मान लो, टोटल फिक्स कॉस्ट, क्या मान लो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ये आपका या फिर टोटल फिक्स कॉस्ट से मान लो। अब टोटल फिक्स कॉस्ट क्या, अब मान लो इस लेवल ऑफ प्रोडक्शन में आप इंश्योरेंस भी करे होंगे, आप जो अपना सेस भी जमा किया, टैक्स भी जमा किया, वर्किंग पर्सन सैलरी पर्सन भी आप रखे होंगे, तो ये सब क्या हो जाता है, आपका फिक्स कॉस्ट हो जाता है। तो इससे जो ग्राफ से एक क्वेश्चन पूछने वाला होता है, एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि द टोटल, यहाँ पे द टोटल फिक्स कॉस्ट, समझना बात, द टोटल फिक्स कॉस्ट हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ये क्या है आपका, हॉरिजॉन्टल लाइन से बोलते हैं। जो बड़ी लाइन होती है उसे हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और जो खड़ी लाइन होती है उसे वर्टिकल लाइन बोलते हैं। जो बड़ी लाइन होती है उसे हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और जो बड़ी लाइन खड़ी लाइन होती है उसको वर्टिकल लाइन, ऐसे क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं इसे, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। कंफ्यूज मत हो, बड़ी लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ पे क्या है, जो आपकी
खड़ी लाइन है उसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। तो हम बोलते हैं द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हॉरिजॉन्टल, द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस पूछ लेता है कि वो किसके पैरेलल रहता है, किसके परस्पर समांतर रहता है। तो एक्स एक्सिस के समांतर रहता है कौन, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस के क्या रहता है, पैरेलल रहता है। एक्स एक्सिस क्या होता है, समांतर रहता है। जो आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल रहता है, क्या रहता है, पैरेलल रहता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, लिख देगा कि द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल, ठीक है, या तो ये पूछ लेगा द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस। तो हम जानते हैं कि भाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर हर लेवल पर फिक्स्ड कॉस्ट आपका सेम है, तो आपका ऊर्ध्वाधर तो बनेगा नहीं, वर्टिकल तो बनेगा हॉरिजॉन्टल ही। तो हम बोलते हैं भाई एक्स एक्सिस क्या है, ये पैरेलल, एक्स एक्सिस क्या है, पैरेलल। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा समझ लिख लेना कि क्वेश्चन बनता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, किस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि आपको जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल रहता, क्या रहता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो यहाँ से इस प्रकार क्वेश्चन आपको फिक्स्ड कॉस्ट से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ कि आप फिक्स्ड कॉस्ट पर अच्छी रूप से अंडरस्टैंड हो गए। अब बात करेंगे हम वेरिएबल कॉस्ट पर। किस पर बात करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट पर। तो वेरिएबल कॉस्ट को हम क्या कहेंगे कि द वेरिएबल कॉस्ट चेंजिंग विद द वेरिएबल कॉस्ट चेंजिंग विद द लेवल ऑफ द प्रोडक्शन। मतलब ये बोल सकते हैं कि सम अमाउंट या द अमाउंट स्पेंड ऑफ द इनपुट, द अमाउंट स्पेंड ऑफ द इनपुट फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफ द आउटपुट, फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफ द आउटपुट इज कॉल्ड द वेरिएबल कॉस्ट। ये तो बोल सकते हो द वेरिएबल कॉस्ट चेंजिंग विद द लेवल ऑफ द प्रोडक्शन, उसे बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। द कॉस्ट चेंजिंग विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड द वेरिएबल कॉस्ट। आई फिक्स कॉस्ट का था नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, इसे हम बोलते हैं फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो हम बात करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। किसकी बात करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। तो आपका वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे देखो, ये आपका वेरिएबल लेवल ऑफ जो प्रोडक्शन होता है, जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन होता है, ये क्या होता है, चेंज होता है। चेंज, लेवल ऑफ प्रोडक्शन चेंजिंग विद द वेरिएबल कॉस्ट, विद द वेरिएबल कॉस्ट। लेवल ऑफ प्रोडक्शन चेंजिंग विद द वेरिएबल कॉस्ट, इसको बोल देते हैं वेरिएबल कॉस्ट। अब देखिए वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। जैसे एग्जांपल में आप लेना चाहते हैं, एज ए एग्जांपल फर्स्ट इधर आपका फर्टिलाइजर, क्या होगा, फर्टिलाइजर, सीड, ठीक है, लेबर, ठीक है, या रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, मेंटेनेंस ऑफ क्या होगा, मशीनरी होगा। तो जैसे फर्टिलाइजर क्या है, आप मान लीजिए एक आपके पास 1 हेक्टेयर लैंड है, ठीक है, आप पर्टिकुलर उस पर कुछ कॉन्स्टेंट पर प्रोडक्शन प्राप्त करते हैं। आप 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर से आप फीड का कल्टीवेशन करते हो, तो 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर आपको उत्पादन होता है। तो आपको कुछ निश्चित मात्रा में फर्टिलाइजर भी अप्लाई करते होंगे। तो जैसे जैसे आप फर्टिलाइजर की मात्रा को इंक्रीज करेंगे, समझना बात, जैसे जैसे फर्टिलाइजर की मात्रा को इंक्रीज करें वैसे वैसे आपका प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। ये कंडीशन होता है। जैसे जैसे आप फर्टिलाइजर की मात्रा को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे आपका भी क्या था, लेवल ऑफ प्रोडक्शन आउटपुट की मात्रा भी इंक्रीज होगा। वो कब तक इंक्रीज होगा, जब तक उसकी इंक्रीज करने की क्षमता उस फील्ड पर उस प्रोडक्शन की होगी, समझना बात। फिर फर्दर अगर आप उस फर्टिलाइजर यूटिलाइज कर रहे हैं तो कुछ एक ऐसा कंडीशन आ जाएगा कि आप फर्टिलाइजर तो यूनिट बढ़ा रहे हैं पर उसको लेवल ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आता। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे मार्जिनल जो होता है जीरो होता है। उसे एमपीपी उस समय उससे बोलते हैं मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट बोलते हैं। वहाँ पे क्या होता है, वो जीरो हो जाता है। और जैसे आप अगेन फर्दर फर्टिलाइजर उस एमपीपी जीरो के बाद भी अगर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, आपका प्रोडक्शन पूर्ण रूप से डिक्रीजिंग रूप से घटने लगता है। तो हम उससे बोल देते हैं, क्या बोलते थे, उसे हम बोल देते हैं घटती हुई एक प्रकार से प्रोडक्शन है। पर इसी प्रकार से इसी कंसेप्ट हम उसे बोलते थे वेरिएबल कॉस्ट। तो जो कॉस्ट, समझो बात, आप पर्टिकुलर फील्ड पर कोई पर्टिकुलर फील्ड पर इनपुट सर्विस अप्लाई कर रहे हैं तो उस कास्ट अगर उस इनपुट से
उस इनपुट से अगर आपके प्रोडक्शन पर इंक्रीजिंग हो रही है, अगर उस प्रोडक्शन से आपके उस कॉस्ट से, उस इनपुट से अगर आपके प्रोडक्शन पर चेंजिंग हो रही है, तो उसे हम बोल देते हैं वेरिएबल कॉस्ट। लाइक दैट फर्टिलाइजर, सीड, लेबर, ठीक है, रिपेयर एंड द मेंटेनेंस ऑफ द मशीनरी। फर्टिलाइजर अगर आप अधिक मात्रा में बढ़ा रहे हैं तो लेवल ऑफ प्रोडक्शन चेंज होगा। सीड की अच्छा हाइब्रिड सीड यूज कर रहे हैं, अच्छे क्वालिटी सीड को यूज कर रहे हैं, और अपने पास जो पिछले साल का सीड उसे न डाल के आप HBV वाली सीड यूज कर रहे हैं जो हाइब्रिड यील्ड वैरायटी होती है, तो वो आपको प्रोडक्शन बढ़ाएगी। लेबर का मतलब क्या होता है, जितने ज़्यादा मात्रा में आप लेबर यूज करेंगे उतनी जल्दी आपका काम होगा, तो जो लॉसेस होगा, इन्वायरमेंटल लॉस, इन्वायरमेंटल फैक्टर जो भी होगा, तो वो उससे आप बचेंगे तो जल्दी आपका काम हो जाए, तो उससे भी आपका लेवल ऑफ प्रोडक्शन चेंजिंग हो। रिपेयर एंड द मशीनरी ऑफ द, ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द मशीनरी का मतलब क्या होगा। आप मान लीजिए आपके पास कोई यंत्र रखा है, ठीक है, समझना बात को, अगर आपके पास वो यंत्र रखा है, अगर आप उसमें तो खराब है, सही नहीं चल रहा है, अगर आप उसमें रिपेयरिंग करा ले या मेंटेनेंस करा ले, तो जितने मात्रा में आपके क्या है मेंटेनेंस हो जाएंगे, जितने मात्रा में आपके यंत्र मशीनरी रिपेयर या मेंटेनेंस हो जाएंगे, उतने ज़्यादा उसको यूज किया जाएगा, वैसे आपका लेवल ऑफ प्रोडक्शन यूज किया जाएगा। अगर आप फर्म की बात करें, आप टेक्सटाइल की बात करें, कपड़े की बात करें, कपड़े बनाने की मशीन या कपड़ा धागा बुनने की मशीन, अगर उसमें कुछ मशीन क्या खराब है, नहीं सही है, बंद पड़ी है, अगर आप उसको रिपेयरिंग करा दें, मेंटेनेंस करा दें, तो वो भी क्या करेंगे, प्रोडक्शन देने लगेंगे। तो आप रिपेयरिंग और मेंटेनेंस मशीनरी से भी आपका प्रोडक्शन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसे जब चेंजिंग होते हैं, जैसे लेवल ऑफ प्रोडक्शन का कुछ ऐसे कॉस्ट से, ऐसे इनपुट से चेंजिंग होते हैं, तो उसे बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। इसको वेरिएबल कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट आल्सो नोन एज क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट आल्सो नोन एज क्या बोला जाता है, वेरिएबल कॉस्ट आल्सो नोन एज, इसको हम बोल देते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट, ठीक है। इसी को हम बोल देते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। इसी को बोल देते हैं हम वर्किंग कॉस्ट, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं सर्कुलर कॉस्ट या सर्कुलेटिंग कॉस्ट। क्या बोलते हैं, सर्कुलेटिंग कॉस्ट। इसी को हम बोल देते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, वर्किंग कॉस्ट, सर्कुलेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, रनिंग कॉस्ट। तो आप जैसे समझते हैं वेरिएबल कॉस्ट, सीधी बात, प्राइम कॉस्ट वो होता है जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन, जो कॉस्ट चेंज होते हैं, जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करते हैं वो कॉस्ट, उसे प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट जो सीधा ही मतलब इफेक्ट पड़ाते हैं लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर, मतलब प्रोडक्शन पर सीधा डायरेक्ट इफेक्ट पहुंचाते हैं, तो उसे हम डायरेक्ट कॉस्ट नाम से होता है। वर्किंग कॉस्ट जो कॉस्ट वर्किंग के रूप में काम करता है, जो ऑपरेटिंग के रूप में काम करता है, जो सर्कुलेट हमेशा बार बार चलता रहता है, ठीक है, तो उसे हम सर्कुलेटिंग कॉस्ट बोल देते हैं। रनिंग कॉस्ट, तो कहीं ना कहीं सेम ही एक प्रकार के नाम से पता चल जाता है कि ये वेरिएबल कॉस्ट के क्या है, एक प्रकार दूसरे नाम है। तो पूछ लेता है द वेरिएबल कॉस्ट आल्सो नोन एज प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, वर्किंग कॉस्ट, सर्कुलेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट। इसको क्या बोलते हैं, इन सभी को हम बोल देते हैं वेरिएबल कॉस्ट। क्या बोल देते हैं, इन सभी को हम बोल देते हैं वेरिएबल कॉस्ट। क्या बोल देते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग सभी लोग अंडरस्टैंड होंगे वेरिएबल कॉस्ट है, और इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, और यहाँ पे जो क्वेश्चन बनने होता है द वेरिएबल कॉस्ट या कॉस्ट व्हिच कॉस्ट चेंजिंग विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड द वेरिएबल कॉस्ट। जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन चेंजिंग हो तो उसे हम वेरिएबल कॉस्ट बोलेंगे। और द आल्सो नोन प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, वर्किंग कॉस्ट, सर्कुलेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट इज आल्सो नोन एज वेरिएबल कॉस्ट। इसका जो ग्राफ बनता है, जैसे आपको फिक्स कॉस्ट में बताया गया था ग्राफ कैसे बनता है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। आपका ये ग्राफ है, आपका ये एक्स एक्सिस जैसे आप मानते हैं, ये वाई एक्सिस, ये आपका जीरो, ये आपका यहाँ पर क्या है वेरिएबल कॉस्ट है, ये आपका क्या है, आपका आउटपुट है। क्या है ये, आपका आउटपुट है। तो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे आप इनपुट लेवल को या मतलब कास्ट को, इनपुट लेवल कास्ट को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे आपका प्रोडक्शन लेवल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, वैसे वैसे आपका लेवल ऑफ प्रोडक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये कुछ क्या करता है, जब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये क्या कहता है, इनवर्स या शेप में बनाता है। जब हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेते हैं, जब वाई एक्सिस एक्स एक्सिस लेते हैं, तो जो अपना ग्राफ शो करता है, ये ग्राफ कैसे बनाता है, इनवर्स यस शेप बनाता है। तो ये क्या होता है, मतलब टोटल बीसी हैव टू द टोटल वेरिएबल कॉस्ट हैव इनवर्स शेप ग्राफ क्या रखता है, इनवर्स शेप ग्राफ रखता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप देखिएगा ये कुछ इस तरह से उठाता है, ठीक है। तो ये आपका इनवर्स शेप, तो यहाँ पर आप पूछ लेता है कि कभी कभी टोटल वेरिएबल कॉस्ट हैव ग्राफेड इनवर्स, ध्यान देना उल्टा यस के प्रकार की तरह, इनवर्स यस शेप,
इनवर्स एफ से। कभी कभी पूछता है, हमेशा पूछता है कि जो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट है तो जो ग्राफ फिट किया जाता है तो किस प्रकार से ग्राफ शेप होता है उसका, तो बता देना कि सर इनवर्स एफ शेप होता है। इनवर्स यस क्या है, इनवर्स यस शेप होता है। उल्टा देखो यहाँ पे यस क्या है, हम उल्टा लेके चलते हैं। यहाँ पे देखो ऐसे यस देखो थोड़ा सा, अब उल्टा नहीं घूम जाओगे, थोड़ा सा प्रयास करो देखने का। ये कैसे होगा, ये होगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको इमेजिन करिए, इमेज करिए कि आपका ये उल्टा यस है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। और यहाँ से कोई प्रकार का क्वेश्चन नहीं है। अब हम बात करते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। एक चीज़ यहाँ बोल रहे थे ABCDEFG, ठीक है। एक कॉस्ट होती है आपकी, यहाँ पे लिख लो, नहीं सही है, सही कोई नहीं बोले, टोटल कॉस्ट कैसे बोलते हैं, टोटल कॉस्ट। हाँ, टोटल कॉस्ट क्या होता है, तो टोटल कॉस्ट होता है द कॉम्बिनेशन विद द, समझना बात, द कॉस्ट या द कॉस्ट कॉम्बिनेशन विद द फिक्स कॉस्ट एडेड विद द वेरिएबल कॉस्ट, या बोल देते हैं द फिक्स कॉस्ट एज वेल एज, समझना, द फिक्स कॉस्ट एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो नोन एज टोटल कॉस्ट, इज आल्सो नोन एज कॉस्ट, या कॉम्बिनेशन या टुगेदर विद द कॉम्बिनेशन विद फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट इज कॉल्ड द टोटल कॉस्ट। क्या बोलेंगे, टोटल कॉस्ट। तो आपको जो टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ये क्या होता है, इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है, और प्लस, इसी को समझो प्लस यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो मतलब द कॉम्बिनेशन विद द टोटल कॉस्ट एडेड विद द टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो नोन एज टोटल फिक्स कॉस्ट। इसे क्या बोलते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। तो इसका क्या है, यही पूछता है कि टोटल कॉस्ट विद द टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो नोन एज टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब जो मेन चीज बात होने वाली होती है, इसका जो ग्राफ होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 0। अब आप जानते हैं यहाँ पे क्या है आपका, ये टोटल कॉस्ट है, यहाँ पे आपका क्या है, ये आउटपुट हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो बात किसकी कर रहे हैं, टोटल कॉस्ट की, टोटल फिक्स कॉस्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट की बात कर रहे हैं। अब प्लस ये क्या है आपका, ऐड है, कंफ्यूज मत होना, ये आपका प्लस इसको जोड़ रखे हैं। तो इसमें क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो आपको पहले वाले फिक्स कॉस्ट में क्या होता है, एक फिक्स कॉस्ट होता है 10 रुपये, हम माने थे कि हर लेवल पे क्या होता है, वो चेंजिंग नहीं होता, सेम ही रहता है, ठीक है। अब इसी के ऊपर हमने क्या वेरिएबल कॉस्ट क्या है, हमने कुछ इस तरह से ड्रॉ किए थे, अब कुछ इस तरह से ड्रॉ किए थे। तो हमेशा क्या हम बोल देते हैं कि जो आपका टोटल कॉस्ट है, जो टोटल कॉस्ट सेम, मतलब गिव द सेम ग्राफ है, गिव द सेम ग्राफ है टू गिव द सेम ग्राफ विद द वेरिएबल कॉस्ट। किसकी तरह देता है, वेरिएबल कॉस्ट की तरह शेप देता है। किसकी तरह, वेरिएबल कॉस्ट की तरह आपका टोटल कॉस्ट क्या था, शेप देता है। पर इसमें थोड़ा सा हम एक लाइन ऐसे मान लेते हैं जहाँ पे फिक्स लेवल तक रहता है, हम नीचे से ना लेकर फिक्स लेवल से उठाते हैं, ठीक। तो इसमें कोई ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाली चीज़ नहीं है। तो उसमें मुझे बोलते हैं टोटल कॉस्ट, क्या बोलते थे, टोटल कॉस्ट। और इसी के फार्मूला से हम डिफाइन कर सकते हैं, टोटल कॉस्ट इक्वल टू हो जाता है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो नोन एज टोटल कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो नोन एज टोटल कॉस्ट। TC मीन्स टोटल कॉस्ट, TFC टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। और जो ये शेप देता है, टोटल कॉस्ट जो शेप देता है, एज ए सेम वेरिएबल कॉस्ट की तरह क्या होता है, इनवर्स या शेप देता है। ये चीज़ को ध्यान दिए, और इसमें कुछ कंफ्यूजिंग वाली बात नहीं है। इसके बाद हम जो बात करेंगे, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट, किसकी बात करेंगे, एवरेज फिक्स कॉस्ट। देखो टोटल कॉस्ट की बात है, वेरिएबल कॉस्ट की बात है, फिक्स कॉस्ट की बात। अब यहाँ पर एवरेज फिक्स कॉस्ट, आप एवरेज से देखते हैं, एवरेज क्या, मान लो कि आपके पास कोई यूनिट है, आप 10 यूनिट है, ठीक है। अब वो 10 रुपये आपके किसी के पास टोटल 10 रुपये है, ये क्या है, 10 रुपीज़ है। अब 10 रुपीज़ 5 लोगों के बीच में बांटना, 5 people divided 5 people get the 10 rupees, पर हाउ मच इक्वल गेटिंग द रुपीज। तो आप क्या देखोगे, 10 डिवाइडेड बाई 5। तो आप जब 5 लोगों को 10 रुपये में बांटेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 5 दूनी 10। तो ये पता चल जाता है कि प्रति ईच पर्सन पर 2-2 रुपये जाएगा, मतलब ईच पर्सन पर 2-2 रुपये उनको प्राप्त होगा। तो ये क्या होगा यहाँ पे, ये होगा एवरेज, कि आप देखिए 5 लोगों में एवरेज कितना आया, तो आपको भाई 2-2 रुपये का। तो ऐसे ही हम AFC भी देखते हैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या था कि हमने टोटल फिक्स कॉस्ट देखा, टोटल फिक्स कॉस्ट सेस था, डिप्रिसिएशन था, इंश्योरेंस था, है पर्सनल वर्किंग सैलरी पर्सन भी था। तो अब उनको हम देखते हैं कि एक यूनिट प्रोडक्शन के लिए, समझो बात को, क्या होता है, एक यूनिट प्रोडक्शन के लिए क्या होगा कि एक यूनिट प्रोडक्शन के लिए फिक्स कॉस्ट कितना आया। मान लो कि आपके पास फिक्स कॉस्ट कितना है,
₹25 लग रहा है, कितने में? 15 यूनिट आउटपुट प्रोडक्शन करने में। 15 यूनिट प्रोडक्शन को प्राप्त करने में, थोड़ा सा एज्यूम करो, 15 यूनिट प्रोडक्शन प्राप्त करने के कितने रुपए खर्च कर रहा है? फिक्स कॉस्ट तुम्हारा इतना आ रहा है। जब ₹25 खर्च करेंगे तभी 15 यूनिट प्रोडक्शन प्राप्त होगा। तो आप कहेंगे भैया ₹1 फिक्स कॉस्ट खर्च करने पर कितना प्राप्त होगा? तो आप क्या करें, 15 यूनिट, तो यहाँ क्या करेंगे, ये 25 को यहाँ ऊपर रखेंगे, क्या फिक्स कॉस्ट है, और डिवाइडेड बाय 15 यूनिट रख देंगे। तो आपको ये देखना है ना कि 1 यूनिट प्रोडक्शन के लिए, समझो बात को, 1 यूनिट प्रोडक्शन की कास्ट कितनी है? तो जब आप 15 से डिवाइडेशन करेगा तो शायद ये 15 दूनी 30 और 2 के आसपास जाके ये कभी 1.75 के आसपास कुछ इस प्रकार से जाए। तो आप कहेंगे भैया अगर 1 यूनिट प्रोडक्शन आप प्राप्त करना चाहते हो तो आपको 1.75 रुपीज़ खर्च करना पड़ेगा। अगर आप 1 यूनिट प्रोडक्शन प्राप्त करना चाहते हो तो आपको 1.75 रुपीज़ क्या होगा, खर्च करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट। उसे बोलते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट। क्या बोलते हैं उसे? एवरेज फिक्स कॉस्ट। और जो इसकी डिफरेंस होती है कि सम अमाउंट, आप समझना, सम अमाउंट फिक्स कॉस्ट इनकर्ड, सम अमाउंट फिक्स कॉस्ट इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ द आउटपुट। Some amount fixed cost incurred for producing 1 unit of the output is called the average fixed cost। 1 यूनिट प्रोडक्शन के लिए कितना कास्ट आप लगा रहे थे उसे बोलते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट। उसे क्या बोलते हैं? एवरेज फिक्स कॉस्ट। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ABC क्या होगा? एवरेज फिक्स कॉस्ट हो गया। ABC आपसे पूछता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो ये भी सेम टू सेम है। एवरेज फिक्स कॉस्ट हो गया, और ये वेरिएबल कॉस्ट में क्या होगा कि सम अमाउंट इनकर्ड वेरिएबल कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ, कि भाई 1 यूनिट प्रोडक्शन के लिए, सपोज आप 15 यूनिट प्रोडक्शन कर रहे थे, आप ₹25 फिक्स कॉस्ट लगा रहे थे, तो भैया आपने क्या किया, 25/15 कर, इस ये आप कैसे कर दिए, ये होता फार्मूला होता भैया, आपको फार्मूला ऊपर बताया गया होगा, यहाँ बताया गया होगा, पर यहाँ फार्मूला होता है कि एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है कि हाँ एवरेज फिक्स कॉस्ट टोटल जो तुम्हारा फिक्स कॉस्ट था, आपको जो टोटल फिक्स कॉस्ट है भाई, जितना टोटल आपका फिक्स कॉस्ट कितना रहा, 25 रुपीज़ है टोटल फिक्स कॉस्ट 15 यूनिट प्रोडक्शन के लिए। 15 यूनिट प्रोडक्शन के लिए, 15 यूनिट प्रोडक्शन के लिए आप 25 रुपीज़ क्या है टोटल फिक्स कॉस्ट है खर्च कर रहे हैं। तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितना यूनिट प्रोडक्शन है, 15 यूनिट प्रोडक्शन के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट हो जाएगा। यूनिट मीन्स क्या होता है, आउटपुट हो जाएगा। तो ये फार्मूला होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालने की। टोटल फिक्स कॉस्ट आप ऊपर रखेंगे तो आपको कितना है, 25 रुपये भैया आप खर्च करते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट में, आप कितना प्राप्त करते हैं, 15 रुपये प्राप्त। आप इसे डिवाइडेशन करें तो 1.75 रुपीज़ आ जाएगा। तो हम बता दें भैया कि 1.75 रुपीज़ खर्च करें तो 1 यूनिट आपको आउटपुट प्राप्त होगा। सेम आपका और वेरिएबल कॉस्ट होगा। इसमें क्या होगा, सम अमाउंट इनकर्ड वेरिएबल कॉस्ट, सम अमाउंट वेरिएबल कॉस्ट इनकर्ड फॉर द प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ द आउटपुट, तो हम इसे बोल देते हैं वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, कि 1 यूनिट प्रोडक्शन के लिए आप वेरिएबल कॉस्ट कितना लगा रहे हैं, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, वेरिएबल कॉस्ट बोल देते हैं। इसके बाद क्या होगा आपका AC एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट। क्या होगा, एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट। तो इसमें क्या होता है कि हमें देखते हैं, इसमें कुछ खास अंतर नहीं होता। ये क्या होता है, दोनों कॉम्बिनेशन होता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट का, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट का, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ही कॉम्बिनेशन होता है। इसे बोल देते हैं हम एवरेज और एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट। क्या बोलते हैं, एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट। हम इसलिए बोल देते हैं, यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, हम इसको इसलिए बोल देते हैं कि ये जो आपका फिक्स कॉस्ट होता है वो चेंज क्या होता है, रिस्पेक्टिव नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो यहाँ पर टोटल कॉस्ट है आपका, ठीक है, तो अभी यहाँ पे मान क्या होगा, आप यहाँ पे फिक्स कॉस्ट लेंगे प्लस वेरिएबल कॉस्ट लेंगे, ठीक है, डिवाइडेशन आप क्यू को करें, तभी तो आपका यहाँ पे एवरेज टोटल कॉस्ट निकलेगा। क्या निकलेगा, एवरेज टोटल कॉस्ट। या फिर आप इसको एवरेज कॉस्ट लेकर BC/Q भी कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं कि आपका क्या है, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा, यहाँ ये आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा ABC, ये आपका हो जाएगा ABC। अगर आप वेरिएबल कॉस्ट के काउंटर से, यह हो जाएगा आपका ABC। पर आप कर एक कंडीशन देखेंगे कि एवरेज टोटल जो कॉस्ट होता है वो फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट की डिवाइडेशन के बाद आपका एवरेज कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कास्ट के रूप में ये आता है। ठीक है, तो हम इसे बोल देते हैं एवरेज कास्ट। अब ये मार्जिनल कास्ट क्या होती है, जो मार्जिनल कास्ट होती है हम इसे बोलते हैं चेंज विद द लेवल, चेंजिंग विद द कास्ट। समझ, चेंजिंग इन द कास्ट टू चेंजिंग इन द लेवल ऑफ द आउटपुट। चेंजिंग इन द कास्ट और चेंजिंग इन द लेवल ऑफ द आउटपुट इज आल्सो नोन एज मार्जिनल कॉस्ट या एडिशनल ऑफ द कास्ट फॉर द एडिशनल ऑफ द कास्ट इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट ऑफ द आउटपुट, फॉर प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट ऑफ द आउटपुट इज आल्सो नोन एज मार्जिनल कास्ट। ठीक है, तो हम इसे बोलते थे मार्जिनल कॉस्ट। क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ पे क्या होगा, ये आपका निकालने के लिए, मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए जो फार्मूला होता है ये आपको हो जाएगा चेंजिंग इन द टोटल कॉस्ट, चेंजिंग इन द
आउटपुट, चेंजिंग द टोटल कॉस्ट, चेंजिंग इन द आउटपुट, इसको हम बोल देते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो आपको आज थोड़ा सा लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि आपको यहीं पे थोड़ा स्थगित कर दें, ज़्यादा बड़ा लेक्चर से थोड़ा सा मज़ा नहीं आती है। तो जो आपको यहाँ से और फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, इसको हम ग्राफ सहित आपको विधिवत समझाएंगे और इसका रिलेशनशिप बताएंगे कि एमपीपी से किस प्रकार से, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ तो ठीक है नॉर्मल है, पर ये जो आपका रिमेनिंग के 4 जो आपके कास्ट है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको आपको कल वीडियो बनाएंगे जो भी मिनट का बनेगा, तो उससे हम कल इसको फर्दर स्टडी करेंगे और ये कुछ ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय, हमेशा खुश रहिए आप, थैंक यू।